नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित शिलापट अनावरण और स्मृति समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया। अपने संबोधन में सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनका प्रदेश के प्रति विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ओर से प्रदेश के शहरों से लेकर गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उधम सिंह नगर और रुद्रपुर के विकास के लिए भी तमाम योजनाओं पर काम किया जा रहा है। के साथ साथ श्री राम सुमेर शुक्ल जी ने तराई कॉलोनाइजेशन योजना के अध्यक्ष रहते हुए भी इस तराई क्षेत्र के विकास में बहुत अतुलनीय योगदान किया और आज ये पूरा क्षेत्र रचा बसा है। तो उसकी आधारशिला शुक्ल जी की दूरदृष्टि और उसका जो समर्पण है उसी का परिणाम है। आज उन्हीं की राह पर चलते हुए हमारे राजेश शुक्ला जी हों, दिनेश शुक्ला जी हों, दोनों भाई हों, उनका परिवार हो, आज उस दिशा में समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समर्पित हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य भी विकास और समृद्धि के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर जो हम फैसले ले रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में, वो फैसले पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। पूरा देश उसको एक उदाहरण के रूप में देख रहा है। आज हमारी सरकार के द्वारा राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनपद उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा रुद्रपुर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रद्धेय पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। मेरा निर्माण एजेंसी से, हमारे जिलाधिकारी से सबसे ये कहना है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होते होते इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए और इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता है उस धनराशि का प्रबंध हम राज्य की तरफ से करेंगे। जो केंद्र का पैसा है वो पैसा केंद्र से जो मिलना है वो मिल रहा है। कुछ विलंब भी हुआ है, लेकिन अब इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज हमारा बहुत महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज है। इसके साथ ही हम अनेक यहाँ पर जो बाईपास, रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। रुद्रपुर, खटीमा, गदरपुर, जसपुर, ये सब क्षेत्र को जोड़ने वाली अनेक सड़कों का विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से मानू नगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग का काम भी प्रारंभ हो गया है। उसका भी सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं। पिछले दिनों इसका हम लोगों ने जो है इस कार्य को प्रारंभ किया था। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के साथ साथ नई सिंगल लाइनें और 2 रेल ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है और रुद्रपुर में जो ड्रेनेज की, जल भराव की बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए भी मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दी है। हमारे विधायक जी और मेयर साहब और हमारे शुक्ला जी, सारे लोग इसको जो है लगातार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है कि ये हमारे राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इतना ही नहीं, रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के पहले
कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। साथ ही 17 करोड़ रुपए की लागत से एक एडवांस कूड़ा प्रबंधन प्लांट भी यहां पर स्थापित किया गया है। भाइयों बहनों, आज यदि हम उधम सिंह नगर जनपद की बात करें तो 100 एकड़ भूमि पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से, कई सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से जो किच्छा का एम्स, ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी वहां भी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हमारे आम जन को मिले, एक एक व्यक्ति को मिले, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहां से बाहर न जाना पड़े, यहीं पर सारी सुविधाएं, यहीं पर उनको सारी सुविधाएं मिल जाएं। और कई बार जब हम एम्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को लगता है कि बहुत सामान्य सा काम है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे राज्य उत्तराखंड से तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य उत्तराखंड से शैली जी, आप जरूरी बात में कर लेंगे, आपसे कोई बात होगी तो मुझे बता दीजिएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में है। हरक सिंह ने बीजेपी के नेता विनोद चमोली, सतपाल महाराज के बाद अब रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी बड़े बयान दिए हैं। उनका कहना है कि नेताओं का बैकग्राउंड मैं जानता हूं, सबका मुझे पता है। हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर उनकी शिक्षा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं मुझे पता है। बीजेपी के इन सभी नेताओं के बारे में अगर मैंने कुछ ज्यादा खोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पे दमदेवल से 3rd डिवीजन में पास किया, और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दमदेवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीष अफवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी के नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। हरक सिंह रावत का बीजेपी नेताओं पर व्यक्तिगत वार और टिप्पणियों पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का करारा जवाब सामने आया है। चमोली का कहना है कि बयान हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरह राजनीति का स्तर नहीं गिरा सकेंगे। उन्होंने बयान में व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए था। वो पीएचडी हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं उससे उनकी पढ़ाई पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक चमोली ने कहा कि जिस तरह के बयान हरक सिंह रावत दे रहे हैं उसे लगता है कि उनकी राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। तो मुझे ध्यान में नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तो अब स्वर्गवासी हो गई है। इस बीच में उनका नाम लेना वैसे भी ठीक नहीं होता है, भाई माँ मेरी रही नहीं। अगर वो आज जिंदा होती तो मैं पूछता जरूर कि क्या आपने कभी हरक सिंह जी से ऐसी बात कही? फिर वो उनको पुत्रवत मानती थी, उन्होंने खुद ही कहा माँ खाना खा रहे थे, खाना खाते आते थे, सब रहते थे। वो जैसे मुझसे प्यार करते थे, मेरे यार दोस्तों को प्यार करते थे। तो हो सकता है उसने कह दिया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज वो है नहीं, इसलिए उसको कहा नहीं जा सकता उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। अरे मेरे पिताजी की बात, मेरे पिताजी अधिकारी रहे, और स्वाभाविक बहुत बात है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आप लोग मिनिस्टर रहे, ये सरकारें हमारी रही है, कभी कोई ऐसे मौका भी पड़ा हो तो बात तो करनी पड़ती है, प्रयास भी किए जाते हैं। लेकिन इन बातों को इसके लिए इस्तेमाल करें कि हम कैसे इनको लेट डाउन करें, कहीं इनको छोटा साबित करें,
कैसे अपने आप को बड़ा साबित करें, ये मैं कह रहा हूं उनका जो शिक्षा है, जो उनका स्तर है, उस पर सूट नहीं कर रहा है, उस पर सूट नहीं कर रहा है। और हमको इस तरह की व्यक्तिगत बातें करने से बचना चाहिए। उन्होंने मेरे लिए नहीं कहा, उन्होंने महाराज जी के लिए भी कहा। इतना बड़ा हमारे पास एक बड़ा व्यक्तित्व का व्यक्ति है। आपने महेंद्र भट्ट को नहीं छोड़ा, आपने तीरथ को नहीं छोड़ा, आपने त्रिवेंद्र जी को नहीं छोड़ा, किसी को छोड़ ही नहीं रहे ऐसे। हरिद्वार में किसानों ने सीएम धामी का गर्मजोशी से स्वागत कर फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया है। वहीं सीएम ने सम्मान के लिए किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 405 प्रति क्विंटल किया गया है, जो पिछले साल से 30 ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि चीनी मिलों को किसानों का भुगतान समय पर करना ही होगा और जहां कहीं भी देरी या अनियमितताएं पाई जाएंगी वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं गन्ना मूल्य के इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जबरेड़ से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कांग्रेस सरकार पर, बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है और महंगाई, डीजल, कीटनाशक और मजदूरी दरों के अनुपात में गन्ने का मूल्य पर्याप्त नहीं है, ऐसा बयान दिया है। देखिए, हम लोगों ने सदन में भी बहुतों बार मांग रखी है, हम लोगों ने सदन में भी कहा है कि भाई बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, कीटनाशक और जितने भी मजदूर या लेबर हम कहें, उसके सापेक्ष में गन्ने के मूल्य की वृद्धि की जाए। लेकिन ये जो सरकार ने किया है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश को कॉपी किया और उत्तराखंड में गन्ने के मूल्य को पेस्ट कर दिया। इससे ज़्यादा हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी योजनाओं में देखा है और हम लोगों ने कहा है कि भाई आप पंजाब की तर्ज पर या अन्य प्रदेशों की तर्ज पर गन्ने का मूल्य बढ़ाइए। अगर हम महंगाई के सापेक्ष कहें तो कम से कम 500 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का भाव जो है होना चाहिए। किसान तभी आय दोगुना की तरफ चल सकता है। और मैं आपके सभी के मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के जितने भी अधिकारी लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी परसों गन्ना चूस करके या फिर हरिद्वार हेलीपैड पे स्वागत करा करके, जैसे आप गन्ना किसानों से वाहवाही लूट रहे हैं, और ये वाहवाही मैं कहूँगा झूठी वाहवाही। पंचकेदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का विधिवत और मंचोत्तरण के साथ शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर GMVN ऊखीमठ परिसर से लेकर ओंकारेश्वर मंदिर तक महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और तमाम स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मनोहारी कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई दी और मार्ग भर श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय और जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि वो भगवान ओंकारेश्वर से क्षेत्र और प्रदेश के सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना करती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री धामी खुद ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। इस साल भी उसी उत्साह और भव्यता के साथ यात्रा का आरंभ किया गया है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि आज से शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। ओंकारेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने कहा कि ये मंदिर पंचकेदार की गद्दी स्थली है। यहाँ दर्शन करने से भगवान केदारनाथ के दर्शन का ही पुण्य प्राप्त होता है। हमारा जो राजकीय नारी निकेतन, शिशु निकेतन, बालिका निकेतन, जुवेनाइल होम, ये सारे हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ पे हमारे ऐसे खास वर्ग के शिशु, बच्चे और महिलाएं सुरक्षित रहती हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की और एक्स्ट्रा काउंसलिंग की ज़रूरत है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और इसमें बच्चों को स्कूल से लिंक करवाना, उनको जो ट्रॉमा से वो कभी अफेक्ट हुए होंगे तो उनका बिहेवियरल चेंजेस और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं और
टीचर्स हैं, नर्सिस हैं, वो मदद करते हैं। और इनकी जो मटीरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूर्ण की जा रही है हमारे जिला योजना से भी और हमारे खनिज न्यास संघ से भी। और उसकी मॉनिटरिंग भी निरंतर हो रही है। हमारी भी जो कुछ इंफ्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कुछ सिविल निर्माण होने हैं, सीवर लाइन, वाटर रिक्वायरमेंट के लिए ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल्स या फिर एडिशनल डोरमिटरीज, उस सब के लिए फंड्स स्वीकृत किए जा चुके हैं और उसका कार्य प्रगति पर है। और ये निर्देशित किया गया है कि इसको त्वरित गति से पूर्ण भी करें। सर आपने देहरादून में जिलाधिकारी सबीन बंसल ने केदारपुरम में स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं शिशु सदन का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निकेतन में निवासरत महिलाओं, बालिकाओं और अधिकारियों से आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि संस्थान में निवासरत महिलाओं, बालक और बालिकाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण मिल सके, इसके लिए अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। हमारा जो राजकीय नारी निकेतन, शिशु निकेतन, बालिका निकेतन, जुवेनाइल होम, ये सारे हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। और यहाँ पे हमारे ऐसे खास वर्ग के शिशु, बच्चे और महिलाएं सुरक्षित रहती हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की और एक्स्ट्रा काउंसलिंग की ज़रूरत है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और इसमें बच्चों को स्कूल से लिंक करवाना, उनको जो ट्रॉमा से वो कभी अफेक्ट हुए होंगे तो उनका बिहेवियरल चेंजेस और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं और टीचर्स हैं, नर्सिस हैं, वो मदद करते हैं। और इनकी जो मटीरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूर्ण की जा रही है हमारे जिला योजना से भी और हमारे खनिज न्यास संघ से भी। और उसकी मॉनिटरिंग भी निरंतर हो रही है। हमारी भी जो कुछ इंफ्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कुछ सिविल निर्माण होने हैं, सीवर लाइन, वाटर रिक्वायरमेंट के लिए ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल्स या फिर एडिशनल डोरमिटरीज, उस सब के लिए फंड्स स्वीकृत किए जा चुके हैं और उसका कार्य प्रगति पर है। और ये निर्देशित किया गया कि इसको त्वरित गति से पूर्ण भी करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर के लोको पायलट अपनी मांगों को लेकर 48 घंटे का उपवास कर रहे हैं, जिसमें देहरादून के 70 लोको पायलट भी शामिल हैं। हालांकि इस दौरान ट्रेन संचालित होती रहेगी और यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन मुरादाबाद के मंडल अध्यक्ष सकराम मीना ने कहा कि लोको पायलट लंबे समय से कई अहम मांगों को उठा रहे हैं, जिन पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोको पायलट की किलोमीटर भत्ते में संशोधन, नियमित भर्ती निकालकर स्टाफ की कमी दूर करना और लोकोमोटिव में शौचालय की व्यवस्था करने जैसी कई सारी मांगे हैं। बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स में 70% छूट देनी पड़ेगी। मैं मंडल कार्यकारी अध्यक्ष LR साहब मुरादाबाद से सकराम मीना। और हमारा धरना प्रदर्शन मैं भूख हड़ताल न समझ के, भूख एक तरह से उपवास है हमारा 48 घंटे का,
ये मुख्यतः हमारी दो मांगों को लेकर है, क्योंकि 1/1/2024 से जैसे ही डीए में 50% से वृद्धि हुई, उसके बाद सभी के भत्तों में 25% की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन जो रनिंग स्टाफ है, जो लोको पायलट है, जो रेलों का संचालन करते हैं, उनको मिलने वाले माइलेज भत्ते में अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसको लेकर हमारे मातृ संगठन एलआरसा द्वारा समय समय पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। यही समस्याएं हैं। अगर आप ये कहें तो ना तो रेस्ट समय पे मिल पाता है, दूसरा छुट्टी भी समय पे नहीं मिल पाती है, वैकेंसी फिलअप हो नहीं रही है, लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो नई वैकेंसी है वो भरनी चाहिए, वो भर नहीं रही है। दूसरा, सभी विभागों में जो है कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे विभाग में इतनी बाउंडेशन लगाई जा रही है कि बायोमेट्रिक केवल हमारे विभाग में हो रहा है, ठीक है। और एम्बुश चेकिंग होता है कि हमने कहीं शराब का सेवन तो नहीं किया है। ड्यूटी से पर जाने से पहले और ड्यूटी से आने के बाद दोनों में जो है ब्रीथलाइजर टेस्ट होता है। एम्बुश चेक बीच में भी कहीं पर भी वो हमारा चेकिंग कर सकते हैं। दूसरा, कैमरे लगा दिए गए हैं केबिन में, हमारी प्राइवेसी को पूरी तरह भंग कर दिया गया। ज्योतिर्मठ के लौंजी पोखनी में इन दिनों जंगली भालुओं के साथ साथ ग्रामीण अब गुलदार के आतंक की दोहरी मार झेलने को मजबूर हो गए हैं। गुरुवार को गांव के समीप ही चारा पत्ती लेने गई कुछ महिलाओं और बच्चों पर घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया। गनीमत रही कि इस दौरान महिलाओं के शोर मचाने पर कुत्तों ने गुलदार को वहां से भगा दिया। घटना के बाद से ही गांव के लोगों को आवाजाही और बच्चों को स्कूल जाने में डर लग रहा है। वहीं वन पंचायत सरपंच दिनेश राणा ने वन विभाग और शासन प्रशासन को अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि जल्द गाँव के ग्रामीणों को जंगली जानवरों से निजात नहीं दिलाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं लगातार 3-4 दिनों से आवाज उठा रहा हूं, सरकार तक और वन विभाग तक मैं लगातार संपर्क में हूं, लेकिन सबका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। और आज सुबह हमारी गांव की महिला अपने गाय बच्चों के लिए चारा पत्ती के लिए गए, लेकिन वहां पे जो है बाघ जो है घात लगाए बैठा था और वो हमारी महिलाओं पर हमला करने के लिए गया, लेकिन वहां पे कुत्ते रहे और कुत्तों ने उन महिलाओं की जो जिंदगी को बचाया है। लेकिन कब तक हम ऐसे डरे सही में रहेंगे? हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हमारा जो है यहाँ पे सारे रास्ते पैदल के हैं, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर हम पैदल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सरकार और वन विभाग अभी भी मौन बैठा हुआ है। और देखते हैं, हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और हम सरकार और वन विभागों के कार्यालयों में तालाबंदी करेंगे। और ये मैं अंतिम चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार और वन विभाग को। तब और मैंने सब मोड़ता तो बट ऐसे तब गए सो भागता पहले मैंने मारिल था तब भागन मैं अपन छोड़ था आज। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारे गांव में भालू और शेर ने इतना आतंक कर दिया है कि हमें जीना खाना मुश्किल हो गए। हम आज सुबह लगभग 9 बजे घर से निकले चारा लेने के लिए गाय को, लेकिन वहाँ शेर ने इतना हमला किया। कुमारी रीना और वेदिका। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।